हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत हमने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया में तीन उदाहरण जो कि विद्युत अपघटनीय, प्रकाश अपघटनीय, ऊष्मीय अपघटनीय का लिया। उसके बाद में उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया आदि का अध्ययन किया। आज जो हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, जिसको दोनों रूप से हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा दूसरी होती है अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक होती है अपचयन अभिक्रिया। देखिए, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसके अंदर एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है वह अपचयन कहलाता है। अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन जब साथ साथ चले, दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब साथ साथ चलने का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बात करें तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन। हम क्या करते हैं, दोनों का सिमिलर रूप से याद करेंगे। जैसे कि एक पदार्थ में ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो दूसरे में अपचयन अभिक्रिया करवाएंगे। कहने का मतलब डिफरेंस के तरीके से हम यहाँ पर इन अभिक्रियाओं को समझेंगे। सबसे पहले इन अभिक्रियाओं को समझने के लिए क्या करते हैं, देखो तीन प्रकार से इन अभिक्रियाओं की परिभाषा देंगे हम। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, उसकी तीन प्रकार से परिभाषा देंगे। पहली जो है हम देंगे ऑक्सीजन के संयोजन में वियोजन किया जाता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के निकलने, संयोजन का जुड़ना और वियोजन का निकलना। तो पहले तो जो परिभाषा देंगे वो देंगे, एक बार तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक बार बाहर निकल रहा है। दूसरी जो देंगे हम देंगे हाइड्रोजन के संयोजन व वियोजन किया जाता है कि हाइड्रोजन के संयोजन से क्या हो रहा है और वियोजन से क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की। देखिए, यहाँ पर जो सामान्य परिभाषा होती है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की, तो वो क्या होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की हम यहाँ पर सामान्य परिभाषा लिखते हुए चलते हैं और इनको याद करते हुए चलते हैं। देखिए, एक तरफ हमने ऑक्सीकरण लिखा है और एक तरफ हमने अपचयन लिखा है। पहला जो बनता है ऑक्सीकरण और अपचयन में हम करेंगे ऑक्सीजन जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने से। कहने का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत ऑक्सीजन क्या करता है, जुड़ता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें समावेश होता है, संयोग होता है और इसी के अंतर्गत जो हाइड्रोजन है उसका क्या होता है, निष्कासन होता है। पहली अभिक्रिया ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का समावेश और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। इसके विपरीत जो हमारे पास में अपचयन अभिक्रिया है उसके अंतर्गत हाइड्रोजन का तो समावेश होता है तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। देखिए, आपको यहाँ पर एक परिभाषा देखने को मिल रही है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये जो परिभाषा है वो किसके आधार पर है, ये वाली जो है वो तो है ऑक्सीजन के संयोजन और वियोजन के आधार पर। एक होती है हाइड्रोजन के संयोजन और वियोजन के आधार
हम यहाँ अंतर के रूप में दोनों को एक तरीके से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं का उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग कर लिया और हाइड्रोजन अभिक्रिया में हाइड्रोजन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या कर लिया, इसका जैसे कि Mg+O2 MgO यानी मैग्नीशियम फीते का दहन की अभिक्रिया है। जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है तो यह क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर O2 मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का Mg के अंदर क्या हो रहा है, समावेश हो रहा है। जब Mg जो है ऑक्सीजन को समावेश कर रही है तभी तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड संयुक्त रूप से एकल यौगिक का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ समावेश हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का समावेश होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का समावेश हो रहा है, Mg में O2 का समावेश हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसी के साथ दूसरा एग्जांपल है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो सल्फर है उसमें प्लस में O2 है, यानी सल्फर के अंदर ऑक्सीजन समावेश हो रही है, तो क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर में जब ऑक्सीजन समावेश हो रही है और जैसा कि हमने यहाँ पर पहले ही पढ़ लिया है कि ऑक्सीजन का समावेश ऑक्सीजन कहलाता है। तो ये दोनों अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब इसी अभिक्रिया के अंदर ये देखा था कि क्या निकलता है, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन कैसे निकलता है, हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2S प्लस O2। यहाँ से देखिए हमारे पास में है जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके अलग हो जाता है, यानी जो ऑक्सीजन है वो H2 के साथ में जुड़ जाता है। हमारी जो अभिक्रिया वो क्या बन जाती है, 2H2O प्लस 2H। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब दूसरा, जैसे मैंने बात की अपचयन अभिक्रिया की, तो अपचयन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का तो क्या होता है, योग होता है। जैसा कि यहाँ पर देखा था, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग करने के लिए क्या करते हैं, एथीन जो हमारे पास में है उसका क्या कराते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 में एक डबल बॉन्ड आता है, इसमें लगाया जाता है ई, तो में एक प्लस ई मेथीन हाइड्रोजन का इसका दबाया जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, जिससे कार्बन की यहाँ पर 4 हाइड्रोजन की पूर्ति हो जाती है। जैसे कि अपने पास में CH2 था, तो 2 हाइड्रोजन ये थे, 2 हाइड्रोजन इस बंद के बजाय 4 हो गए टोटल। जैसे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर 2 वैलेंसी थे, 2 ये ऊपर तो कितना हो गया 4। अब प्लस H2 हमें यहाँ पर जोड़ना है, तो एक H का समावेश इसमें और एक H का समावेश इसमें। जैसे कि बात करें H2 का समावेश की, तो क्या होगा, एक H यहाँ पर CH2 तो क्या हो जाएगा CH3, एक डबल बॉन्ड जाएगा, कहने का मतलब CH3 यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड जाएगा, कितना हो गया CH4 हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो चुकी है, जो कि आप पूरी तरीके से इसको पार्ट नंबर 8 में कर पाएंगे। फिर अपने पास में एक H हमने यहाँ पर समावेश किया, तो क्या हो गया कि जो 3 है वो एक के साथ मिलकर के कितना वैलेंसी बना लिया, 4 की वैलेंसी बना लिया। तो कितना हो गया, 3 1 4, 3 1 4। तो एथीन के हाइड्रोजन फ्रेंड्स क्या बनता है, एथेन बनता है। में एक क्या बनता है, एथेन यहाँ पर हमें बनता है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का समावेश हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। इसी के अंदर हमने बात की थी ऑक्सीकरण के निष्कासन की, कि ऑक्सीजन का जो निष्कासन होता है वह कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर H2+Cl2 है, ये H2+Cl2 तो यहाँ पर अपने पास में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये कौन सी अपचयन होगी। अब यहाँ पर आप देखिए 2MgO प्लस 2Mg प्लस O2 है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है ये बाहर निकल रहा है, Mg यहाँ पर अलग हो है और ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सबसे पहले हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की बात की, जिसके अंतर्गत
ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अपचयन में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का योग हमने कर लिया Mg+O2 MgO में H+O2 SO2 के अंदर। हाइड्रोजन का निष्कासन हमने यहाँ पर देख लिया है। इसी के साथ हाइड्रोजन का जो योग होगा एथेन में हमने देख लिया, H2+ में देख लिया, ऑक्सीजन का निष्कासन करते हुए O को हमने बाहर निकाल दिया। तो देखिए ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण और जो अपचयन अभिक्रिया है वो क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का तो योग होता हो और हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, और अपचयन में हाइड्रोजन का तो योग होता हो और हमारे पास में ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो। तो ये तो हो गई यहाँ पर एक पहली परिभाषा, और इसी के बाद में यहाँ पर दूसरी जो परिभाषा वो होती है विद्युत गतिज तत्व के आधार पर। कहने का तात्पर्य एक जो पदार्थ होता है वो तो जुड़ता है और एक पदार्थ बाहर निकलता है। एक पदार्थ यहाँ पर प्लस होता है, एक पदार्थ यहाँ पर माइनस होता है। तो विद्युत धनी जो तत्व होता है वो प्लस होता है और जो विद्युत ऋणी तत्व होता है वो होता है माइनस। जिस तत्व के ऊपर प्लस का निशान लगाया जाता है वह विद्युत धनी तत्व कहलाता है, और जिस तत्व के ऊपर माइनस का निशान लगाया जाता है वह विद्युत ऋणी तत्व कहलाता है। हमें इसी के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करना है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि दूसरी परिभाषा दे रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना हमने देख लिया। अब हम जो परिभाषा दे रहे हैं वो है विद्युत धनी तत्व के आधार पर। तो देखिए विद्युत धनी तत्व के आधार पर जब हम इसकी परिभाषा देते हैं तो हमारे पास में जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। विद्युत धनी तत्व के आधार पर जो हमारी परिभाषा है वो क्या है कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है और जो अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत तो विद्युत ऋणी जो तत्व होते हैं, जो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं उनका क्या होता है, संयोग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग यानी जुड़ते हैं, जबकि अपचयन अभिक्रिया में इसके विपरीत कर दो, विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है, अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है। विद्युत ऋणी तत्व का संयोग और विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व यानी जैसे हम बात करें Mg+Cl2 तो हमारे पास में बनेगा MgCl2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है एक विद्युत धनी तत्व है, इस पर प्लस का निशान आता है, और प्लस का निशान यहाँ पर कैसे आता है उसकी चर्चा भी अपन अभी कर लेते हैं। एक होता है Cl2 और Cl पर कैसा निशान होता है, माइनस का होता है। अब प्लस के अंदर ये माइनस आता है, यानी हमारा विद्युत धनी तत्व जो है किसका संयोग कर रहा है, विद्युत ऋणी तत्व का, क्योंकि विद्युत ऋणी तत्व Cl माइनस में आता है, विद्युत ऋणी तत्व क्या आता है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणी जो तत्व है इसमें संयोग हो रहा है, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे पास में हो गई। अब हम बात करें यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन की। अब विद्युत ऋणी तत्व है उसका निष्कासन कैसे होगा, तो विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन कैसे होगा, जैसे हम एग्जांपल लें 2FeCl3 + H2, तो 2FeCl2 + 2HCl। देखिए ऑक्सीकरण यानी विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हमने कर लिया, अब हमें निकालना है विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। अब विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन करना है, तो देखिए 2FeCl3 + H2, तो यहाँ पर हमें विद्युत ऋणी तत्व देखने को मिल रहा है क्या होता है Cl, तो हमें क्या करना है, एक Cl का निष्कासन करना है। तो देखिए यहाँ पर Cl2 है और अगर एक Cl का निष्कासन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, Cl2 बन जाता है। हम क्या लिख दिए FeCl2, जब हमने एक
Cl का निष्कासन किया और हमारे पास में एक अगला क्या है H है, तो ये क्या बन गया HCl और H में कितने हैं 2, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 2HCl। तो हम क्या कह सकते हैं, दोबारा से आप इस अभिक्रिया को समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जो अभिक्रिया है उसमें तो जो विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं उनका संयोग होता है और धन विद्युत जो तत्व हैं उनका निष्कासन होता है। जबकि जो अपचयन अभिक्रिया है उसके अंतर्गत विद्युत जो ऋणात्मक तत्व है उनका तो निष्कासन होता है और विद्युत धनी जो तत्व है उनका संयोग होता है। देखिए दोनों ही विद्युत अभिक्रियाएं हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगी। विद्युत ऋणात्मक तत्व ऐसे याद कर लेना कि जब प्लस का चिन्ह बाहर जा रहा है, प्लस का कोई भी तत्व बाहर जा रहा है यानी प्लस का निष्कासन, यानी देखिए याद करने के लिए एक ट्रिक तो कि माइनस का योग और प्लस का निष्कासन जो होता है ऑक्सीजन कहलाता है और प्लस का योग और माइनस का निष्कासन अपचयन कहलाता है। तो याद कर लीजिएगा माइनस प्लस ए, तो माइनस का मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है उसका संयोग ऑक्सीजन है और धन विद्युत तत्व क्या है निष्कासन। यहाँ पर उल्टा करिए धन विद्युत तत्व क्या होते हैं यहाँ पर अपने पास संयोग और विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते हैं हमारे पास में यहाँ पर निष्कासन होता है। एग्जाम्पल हमने देखा Mg+Cl2 है, Cl एक माइनस ऋणात्मक तत्व होता है, एक इसमें जुड़ रहा है Mg में लिए बनाता है MgCl2 को दे सकते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीजन अभिक्रिया। इसी प्रकार इसके अंदर हमने देखा FeCl2 जो है हमारे पास में वो अभिक्रिया कर रहा है H2 के साथ, क्या बना रहा है क्योंकि Cl2 तो देखिए यहाँ पर जो Cl है विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसका भी निष्कासन करना है, तो जब Cl एक का निष्कासन होता है तो H के साथ होकर के Cl ये बना लेता है। अब बात करेंगे विद्युत ऋणात्मक तत्व में हमने देख लिया इसका तो संयोग कर दिया ऑक्सीजन में, जबकि ऑक्सीजन में हमारे पास एक परिभाषा और है कि धन विद्युत तत्व में हमें निष्कासन करना है। तो देखिए धन विद्युत तत्व का निष्कासन करेंगे कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं H2S plus Cl 2HCl plus H। देखिए H2S plus Cl2 2HCl plus H, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl2 पर तो माइनस होता है, H पर क्या होता है प्लस होता है, तो जो सल्फाइड आपके पास में सल्फर है तो हमें क्या करना है धन विद्युत तत्व का निष्कासन, यानी इस अभिक्रिया के अंदर हमारे पास में जो अभिक्रिया है H2S plus Cl2, तो इस अभिक्रिया के अंदर हमारे पास में धन विद्युत तत्व कौन सा है Cl2 तो माइनस होता है, जैसे कि हमने पहले देख लिया Cl माइनस होता है, तो H बचा इसको हमें बाहर निकालना है। तो जैसे बाहर निकालेंगे तो H जो है किसके साथ जुड़ जाएगा Cl के साथ HCl, और ये दो हैं तो कितने जाएंगे दो, प्लस में क्या बच गया अपने पास में H बच गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा धन विद्युत तत्व का क्या हो गया निष्कासन हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई ऑक्सीजन अभिक्रिया हमारे पास में हो गई। और ऐसी अपचयन अभिक्रिया में क्या करा विद्युत धनी तत्वों का संयोग, तो जैसे Cl2 plus Mg वही क्या बन गया MgCl2। तो यहाँ पर आप देखिए ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, Mg प्लस कैसे हो गया आपको पता ही जाएगा, Mg जो प्लस है वो Cl2 के अंदर आया है धन तत्व ऋण तत्व में आ रहा है, तो धन तत्व का तो संयोग हो रहा है यहाँ पर, तो धन तत्व का जिस अभिक्रिया के साथ संयोग होता है वह कौन सी कहलाती है अपचयन। दोनों का समीकरण रूप में आपको बता दिया गया है क्या कि ऐसी विक्रिया जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों का तो संयोग हो और धन विद्युत तत्वों का निष्कासन हो, और ऐसी विक्रिया जिसमें धन विद्युत तत्वों का तो क्या हो योग हो ऋण विद्युत तत्वों का निष्कासन हो, वह विक्रिया अपचयन विक्रिया कहलाती है, जैसा कि आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब जो आगे हमारे पास के अंदर वो है तीसरी परिभाषा के अंदर कि इलेक्ट्रॉन के आदान और प्रदान के आधार पर, जैसे एक कोई भी परमाणु है, कोई भी अणु है या कोई भी आयन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो वह विक्रिया कौन सी विक्रिया कहलाती है, और एक जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो वह विक्रिया कौन सी विक्रिया कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवर्त जो सारणी है हमारी उसमें लगभग 118 तत्वों से ज्यादा अभी तक हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पर देखिए
कोई तत्व तो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अभी यहाँ पर चर्चा तो चल रही थी ना कि प्लस कैसे है माइनस कैसे है, उसी की चर्चा यहाँ पर होती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का और एक एग्जांपल जो लेते हैं क्लोरीन का। दो एग्जांपल हम लेते हैं प्लस और माइनस के अनुसार। सोडियम जो है हमारे पास में कितने नंबर पर आता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन और सोडियम। हमारे पास में जो सोडियम आता है वो आता है 11 नंबर पर, और जो क्लोरीन आता है वो आता है हमारे पास में 17। तो देखिए जब ये 11 नंबर पर आता है तो क्या होता है इसके अंदर? सोडियम जो है 11 नंबर पर आता है तो हमें इसका अष्टक पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो एक परमाणु का डायग्राम बनाते हैं, कक्षक बनाते हैं। ये जो है 11 नंबर पर आता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और आगे बढ़ते जाते हैं 18, 18, 32 में ये बढ़ते जाते हैं। जैसा कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो हम ये तो है नहीं कि पहले कक्षक में 11 होते। हम मान लीजिए ये छोटा कमरा है, इसके अंदर 2 व्यक्ति बैठ सकते हो। ये इससे थोड़ा बड़ा कमरा है, इसके अंदर 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। फिर ये इससे भी बड़ा कमरा है, इसके अंदर 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। फिर ये कमरे की जो साइज है वो बढ़ती जाती है और अधिक लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। जैसा कि लिमिट है का जो पहला कक्षक है हमारा, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये नाभिक कहलाता है परमाणु का। हमारे पास में मान लीजिए कि जो पहला कक्षक है उसमें 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति बैठेंगे, तीसरा तो बैठेगा नहीं, क्योंकि पहले कक्षक में बैठने वालों की जगह कितनी होती है? 2 ही। दूसरा जो कक्षक है, दूसरी जो कक्षा है उसमें हमारे पास में 8 लोगों की कक्षा है। पहले कक्षा में तो हमें 2 से 3 नहीं बैठा सकते, दूसरी कक्षा में हम 8 से 9 नहीं बैठा सकते, कम बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये कक्षा इसमें अगर 8 व्यक्ति बैठते हैं तो अगर 3 व्यक्ति बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये 8 के लिए लिमिट है तो 9 इस प्रकार से बैठ जाएगा तो कंसंट्रेट हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, तो शायद वो नहीं बैठ पाएगा। तो क्या किया जाता है, वो क्या होगा उस समय? मान लीजिए सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते नहीं होंगे? तो हमने सोडियम की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बैठा दिए? 2। अब 2 बैठे थे तो हमारे पास में कितने बच गए? 9। अब दूसरी कक्षा में बैठे कितने टोटल? 8। ये 2n स्क्वायर निकल जाता है, 2n स्क्वायर सूत्र निकल जाता है। n को जब एक कक्षा मानते हैं तो 2 का स्क्वायर अपने पास में कितना आता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, पहली कक्षा में 2। इसी के आधार पर जब दूसरी कक्षा का स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 2 4 और 4 2 8। ऐसे तीसरे कक्षा करते हैं 3 या 9 9 2 18, पहले में 2 से 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ऐसे बढ़ते हैं। ये तो 2 स्क्वायर से निकल जाता है, जैसे कि आपको भी पता होगा। अब सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन में पहले बैठ दिए 9 बचे, तो 9 का मतलब ये नहीं कि अगली कक्षा में 9 में 9 बैठा दे। अगली कक्षा में लिमिट जो है हमारे पास में कितने की है? 8 की है, और कितने 9 बैठेंगे? 8 बैठेंगे। अब हमारे पास में कितने बैठे? 10। पहले में 2 बैठे हैं, दूसरे में 8 बैठा है, अब बच गया 1। तो ये तो है नहीं कि 1 बच गया तो उसके अंदर डाल दिया हमने, हम 1 होगा वो अगले कक्षा में बैठेगा। अगर 2 इसमें बैठे हैं 8 इसमें बैठे तो 9 में नहीं बैठेगा, वो अगले कक्षा में बैठेगा। अब देखिए ये अकेला बैठा है, ये अकेला बैठा है, जबकि बैठे कितने इसके बाद में 8। तो ये अकेला जो है यहाँ पर बोर हो रहा है, इसलिए क्या करता है, या तो ये अकेला जो है इलेक्ट्रॉन उठ करके किसी और परमाणु जहां पर इस क्रम में 7 है उनके साथ बैठ जाए तो वहां तो 8 हो जाएंगे, क्योंकि वहां पहले से 7 है तो उनको 1 चाहिए। या तो ये उठ करके उनके पास जाए उनके पास कमी है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन उठ करके इसके पास है। अब ये इतना बड़ा तो है नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन उठ करके इसके पास में आएंगे तब ये टोटल मिला करके 8 बनाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो और किसी के साथ बैठा देगा। दुआ समझना क्लोरीन का 17 नंबर पर आता है, पहले में कितने बैठाएंगे? 2, दूसरे में कितने बैठाएंगे? 8, 8 और 2 10, तीसरे में कितने बैठाएंगे? 7, 2 और 8 10
तो यहाँ पर पहले हमारे पास कितने बैठे थे 2 और 1 बैठे थे। तो जब ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो कितने लेंगे 2 और 8। अब ना तो कोई कक्षा खाली बची, ना तो कोई कक्षा यहाँ पर खाली बची क्योंकि 2 और 8 पूरी हो गई। पहले में 2 बैठे थे दूसरे में 8 बैठे हैं। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है कौन ग्रहण करता है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्योंकि किसी किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा क्लोरीन 2 8 और 8 बन जाता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है जिस कक्षा में से जिस परमाणु तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर हमेशा प्लस का चिन्ह आता है और जिस कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है ग्रहण किया जाता है उस तत्व पर क्या आता है माइनस का। तो सोडियम में आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर किसका निशान आया प्लस का। और क्लोरीन ने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु से ग्रहण किया तो इस पर किसका निशान आया माइनस का। अतः कह सकते हैं सोडियम तो धनायन होता है और क्लोरीन क्या होता है ऋण आयन होता है। तो ऐसे ही हमारे पास में है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इंडिया ये आपको समझाया गया था कि प्लस और माइनस कैसे आता है। अब देखिए ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है त्यागे जाते हैं और ऑक्सीजन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है ग्रहण। तो जिस भी पदार्थ के द्वारा जिस भी तत्व के द्वारा जिस भी परमाणु के द्वारा जिस भी आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वह ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का जाता है ऑक्सीजन है क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो सोडियम है यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया है। तो इसके आधार पर आप ऑक्सीजन अभिक्रिया समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो है अभिक्रिया होगा चैप्टर पूरा हुआ अभिक्रिया होगा इस पार्ट में कंप्यूटर और बाकी है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से मैं समरी बता देता हूँ कंप्लीटली कि सबसे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या था ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब उसमें जो एक उत्पाद था वो कौन सा था जैसे कि C+O2 हो गया CO2 हो गया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक कूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो कौन सी होती है वियोजन अभिक्रिया होती है। और वियोजन अभिक्रिया में 3 उदाहरण हैं कौन कौन से विद्युत अपघटनीय इसमें कोई पदार्थ को गलित द्रवावस्था में रख रहे थे तो अपने आयनों में पूरा था। प्रकाश अपघटनीय कि प्रकाश से उष्मा प्राप्त करके अपने आयनों में पूरा था। और उष्णपटनीय कोई यौगिक था यौगिक उष्मा देने पर अपने आयनों में पूरा था। उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय में पढ़ लिया था। अनुत्कर्मणीय जो अभिक्रिया थी वह दोनों दिशाओं में चल रही थी उत्कर्मणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही थी। इसके बाद उदासीनीकरण हम दो सार को मिलाने से लवण तथा जल बनते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन इसमें कम क्रियाशील तत्वों को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देते हैं विस्थापन कहलाती है। द्विविस्थापन इसमें जो अभिकारक जो दोनों परमाणु हैं आपस में ही परमाणु संबंध द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन हमने पढ़ लिया है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन हमने पढ़ा इसका एक समरूप एग्जांपल है वो हम देते हैं कि देखिए पहला है ZnCuSO4 ZnSO4 Cu। परीक्षा में जो प्रश्न है वो आता है कि इस प्रश्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण हो रहा है कौन सा पदार्थ अपचयन हो रहा है। जैसे कि हमने पहले बात की थी रेडोस अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है ऑक्सीकरण और अपचयन। इसमें एक पदार्थ ऑक्सीकरण होता है दूसरा पदार्थ अपचयन होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हमने पहले पढ़ी है परिभाषा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन निकलता है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन कहां जुड़ता है ये Zn तो Zn से क्या होगा ZnSO4 है Zn से ZnSO4 यानी Zn में SO4 यानी ऑक्सीजन आ गई ये क्या हो गया ऑक्सीकरण। CuSO4 से Cu यानी ऑक्सीजन निकल गई ऑक्सीजन निकल गई तो क्या हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन निकल गई क्या हो गई ऑक्सीजन। Zn से ZnSO4 बन रहा है Zn से ZnSO4 यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन है और CuSO4 से Cu बन रही है यानी SO4 से ऑक्सीजन वाली का तो क्या है ऑक्सीजन। तो ऐसे अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन तो जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है ऑक्सीजन कहलाती है हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहलाती है ऑक्सीजन कहलाती है। ये दोनों अभिक्रिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया का हमारे पास में यहां पर क्या है दोनों का एक समरूप है। जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पर ऑक्सीजन और अभिक्रिया का एक समरूप है। यहाँ पर आपको सारी अभिक्रियाएं समझा दी गई है सारी अभिक्रिया को आपको बता दिए गए हैं। अब जो है हमारे पास में अगला जो टॉपिक चलेगा वह उत्प्रेरक का चलेगा जिसके बाद ये जो पाठ पूरा हो जाएगा उसके बाद
पाठ में जो समरी है एक साथ सभी अभिक्रियाओं को बता दिया जाएगा, जिससे कि आपको अभिक्रिया है पूरी तरह से समझ आ पाएगी।